नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 43वां करेंगे। RBSC की पुस्तक से जो टेस्ट बनाया गया है। वैसे तो अभी जो टेस्ट चल रहे हैं वो RBSC की पुस्तक से ही निर्मित कर रहा हूं साथियों। 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन आपको शिक्षण से संबंधित या शिक्षण विधियों से संबंधित भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार लेवल से पेपर बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है आपके, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं अपना खाना बना रहा हूँ, कौन गाना गा रही है, कोई जा रहा है और यह मेरा घर है। सर्वनाम का जो टॉपिक है आपके पढ़ रखा होगा सभी ने। यहाँ पर एक प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है साथियों, जो कर्ता होता है वो खुद के लिए ही अलग से एक शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं तो क्या हुआ साथियों, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम अपना, ठीक है, मैं अपना, तो 2 बार प्रयोग हुआ ना, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पहला विकल्प आपका सही है पहले क्वेश्चन में। बाकी कौन गाना गा रही है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। फिर कोई जा रहा है, कोई जा रहा है निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और यह मेरा घर है, तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित बताया जा रहा है कि यह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा विकल्प है, पहला सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लिंग परिवर्तन अशुद्ध है? डिब्बा का डिबिया, भाई का भाभी, नेता का नेती और नाई का नाइन। तो यहाँ पर जो लिंग परिवर्तन है उसमें अशुद्ध, तो साथियों डिब्बा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनता है डिबिया, तो ये बिल्कुल शुद्ध है। भाई का भाभी भी होता है और भाई का बहन भी होता है, दोनों ही यहाँ पर लिंग परिवर्तन दोनों ही शुद्ध है। नाई का नाइन होता है लेकिन नेता का नेति नहीं होता है। नेति शब्द क्या है, नेति नहीं बल्कि शुद्ध शब्द होता है नेत्री, ठीक है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री, ऐसा थोड़ी है कि अभिनेता अभिनेती, तो इसलिए ये क्या है, अशुद्ध है। विकल्प नंबर कौन सा सही है फिर आपका? तीसरा विकल्प है सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देह, बूंद, बाहु और तारा। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। पुल्लिंग, अब एक शब्द आपको पुल्लिंग मिलेगा और 3 शब्द आपको स्त्रीलिंग मिलेंगे, तो यहाँ पर जो एक शब्द पुल्लिंग है वही राइट आंसर है। तो वही ट्रिक अपनाते हैं। देह अच्छी होती है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। बूंद अच्छी होती है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजाएं, तो बाहु अच्छी होती है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। लेकिन तारा अच्छी थोड़ी होती है, तारा नाम नहीं है ये, तारा का मतलब जो तारे होते हैं ना उसके, तो तारा शब्द जो है वो पुल्लिंग है साथियों। अगर तारा किसी का नाम हो लड़की का, वो अलग चीज हो जाती है। फिर यहाँ चौथा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, अनवर गया होगा वाक्य में क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध भूतकाल है, संभाव्य भूतकाल है और संभाव्य वर्तमान काल है। तो अनवर गया होगा, गया होगा मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर गया होगा मतलब चल गया वो, पहली चीज तो ये वर्तमान का उदाहरण है कि भूतकाल का। गया होगा मतलब चला गया, पहले की बात है, तो ये कार्य हो चुका है तो ये भूतकाल में चला जाता है। अब यहाँ पर भूतकाल में भी देखिए, एक तो संभाव्य भूतकाल है और एक संदिग्ध भूतकाल है। गया होगा फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है कि भाई गया है या नहीं गया है, गया होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो भूतकाल का कोई भी भेद संभाव्य भूतकाल जैसा कोई भेद ही नहीं होता है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल राइट आंसर है।
संभाव्य वर्तमान काल होता है लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं होता है साथियों। भूतकाल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, हेतुमत भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल भी होता है, लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं होता है। तो सेकंड विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 4 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझना है 5वें क्वेश्चन को आपको। प्रश्न नंबर 5, ये देखिए, कौन से विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? मार्ग भ्रष्ट, देश निकाला, रामचरित और ऋण मुक्त। तो अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, अलग होने की स्थिति में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, से कारक चिन्ह आएगा, लेकिन वो किस स्थिति में? अलग होने की स्थिति में। तो यहां पर पहला विकल्प जो है मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट में क्या होता है? मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से अलग हो जाना, तो ये तो अपादान का उदाहरण है। देश निकाला, देश से निकाला, तो ये भी देश से निकाल दिया, मतलब देश से अलग हो गया, ये भी अब अपादान का उदाहरण है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहां पर ऋण से मुक्त हो गया, मतलब ऋण से अलग हो गया, ये भी अपादान का उदाहरण है। लेकिन रामचरित, रामचरित का विग्रह होता है राम का चरित, क्या होता है? राम का चरित। तो यहां पर का कारक चिन्ह तो किस में आता है? संबंध तत्पुरुष समास में आता है, संबंध का, के, की। इसलिए साथियों यहां पर जो रामचरित शब्द है ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण न होकर के ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में राइट है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन भी कैसा? हलंत वाला। ठीक है, अन में क्या है? हलंत लग रहा है, अन उपसर्ग। तो पहला है अनुचर, दूसरा है अनुज, तीसरा है अनुपयोग और चौथा है अनुगामी। देखिएगा, अनुपसर्ग तो विच्छेद करके देखते हैं। अनुचर में अनु प्लस चर है, तो इसमें अनुपसर्ग है। अनुज में अनु प्लस जय है, इसमें भी अनुपसर्ग है। अनुगामी में अनु प्लस गामी है, इसमें भी अनु है। लेकिन जो अनुपयोग शब्द है इसका अगर हम विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा अन प्लस उपयोग, बराबर शब्द क्या बनेगा? अनुपयोग। जो तीसरा विकल्प है अन उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। थर्ड विकल्प आपका राइट आंसर है 6ठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखिएगा, सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप राइट आंसर दे पाओगे। देखिए, भुलक्कड़ है, ठाकुराइन है, स्वाभाविक है और भिखारी है। यहां पर सही प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? देखेंगे, बात करेंगे। भूलना प्लस अक्कड़ शब्द बनता है भुलक्कड़, बिल्कुल शुद्ध है ये। स्वभाव प्लस इक शब्द बनता है स्वाभाविक। भीख प्लस आरी शब्द बनता है भिकारी। लेकिन ठाकुर प्लस आइन, ठाकुराइन नहीं बनता है, शब्द क्या बनेगा फिर? ठकुराइन। ठाकुर की आइन ही क्या कहलाती है? ठकुराइन कहलाती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। क्यों? क्योंकि आयन प्रत्यय लगने पर ठाकुराइन नहीं ठकुराइन बनता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। यहां 7वें क्वेश्चन में आपके सेकंड विकल्प राइट है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची बताना है आपको। द्वीप, तीय, अनी और उददी। तो समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? बात करें समुद्र के पर्यायवाची की, तो ये जो द्वीप शब्द है ये तो हाथी का पर्यायवाची है साथियों। ये जो ती शब्द है ये स्त्री का पर्यायवाची है। ये जो अनी शब्द है ये सेना का पर्यायवाची है। लेकिन ये जो उददी शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म को देखना है।
वादी का प्रतिवादी, पूत का सपूत, सदवा का विधवा, विभव का पराभव। तो अशुद्ध युग्म यहां पर कौन सा है विलोम की दृष्टि से? देखिए राइट आंसर देना है तो वादी का प्रतिवादी होता है, सदवा का विधवा होता है, विभव का पराभव होता है, लेकिन पूत का सपूत न होकर के कपूत होता है साथियों। ठीक है, यहां पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो ही राइट आंसर है, पूत और सपूत। तो ये तो लगभग दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कपूत इससे उल्टा है। तो सेकंड विकल्प आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। 10वां क्वेश्चन है, वह जो किए गए उपकार को माने के लिए एकल शब्द होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी और उपकारी। तो किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? किए गए उपकार को मतलब अगर कोई उपकार कर देता है और उसको मान लिया जाए तो उसको जो मानने वाला है उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ या कृतज्ञ या परोपकारी या उपकारी? तो फिर उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, उसको अच्छा कृतज्ञ क्या का मतलब क्या होता है? फिर जो किए गए उपकार को न माने वो फिर कहलाता है कृतज्ञ। प्रथम विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं आपके। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का चयन करना है, मतलब 3 शब्द तो आपके शुद्ध रहेंगे लेकिन एक शब्द ऐसा रहेगा जो अशुद्ध रहेगा। अतिशयोक्ति, वाहिनी, पूजनीय और चिन्ह। तो यहां पर कौन सा शब्द अशुद्ध लग रहा है आपको? 11वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जो अतिशयोक्ति है वो इसी प्रकार से लिखते हैं। अशुद्ध जब इसको लिखा जाता है तो क्या होता है, ये जो शेष अंक वाला पूरा लिख रखा है ना, इसको आधा लिख दिया जाता है तो फिर ये अशुद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा ही लिखा हुआ है तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। वाहिनी ऐसे ही लिखते हैं, पूजनीय ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो चिन्ह शब्द है इसमें ये जो नैनल वाला है ये इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से चिन्ह को लिखा जाता है, या फिर आप इस प्रकार से चिन्ह को भी लिख सकते हो। दोनों ही ये शुद्ध है, लेकिन ये जो लिख रखा है ये अशुद्ध है चिन्ह। तो यहाँ पर आपका जो 4th विकल्प है 11वें क्वेश्चन में वही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समझ में आने के लिए आपका नॉलेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। सामान्यतः वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके संबंध में वाक्य को कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्ता का विस्तारक सामान्यतः कर्ता के पूर्व आता है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है प्रश्न नंबर 12 में? बहुत ही शानदार जवाब यदि आप दूसरे विकल्प पर हो तो। जिसके संबंध में वाक्य को कहा जाता है उसको विधेय नहीं कहते हैं बल्कि उसको उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य ही क्या होता है? कर्ता होता है। यहां पर दूसरा जो विकल्प है यही असत्य कथन है। बाकी प्रथम विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है साथियों, क्योंकि वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता का विस्तारक कर्ता के पूर्व आता है, जैसे अयोध्या के राजा राम महान शासक थे, तो अयोध्या के राजा जो शब्द आ रहा है राम के पहले वो कर्ता का विस्तारक है साथियों। तो ये लगभग कर्ता के पूर्व आ जाता है, और वाक्य में आकांक्षा होना चाहिए, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, ये सभी चीजें भी होना आवश्यक है। तो ओनली सेकंड विकल्प असत्य है 12वें क्वेश्चन में, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? सूर्य, पूर्व दिशा और उदय। मैंने अभी आपसे कहा था उद्देश्य का मतलब ही क्या होता है? कर्ता। कर्ता का मतलब जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ किसके संबंध में कहा जा रहा है?
सूर्य के संबंध में कहा जा रहा है, तो सूर्य क्या है? उद्देश्य है। प्रथम विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 13 में आपके प्रथम विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये 13वां क्वेश्चन था। तो प्रश्न नंबर 14, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह ये है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो साथियों, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, संबोधक चिन्ह। देखिएगा, ये जो बाद में लग रहा है ये तो पूर्ण विराम चिन्ह है, तो पूर्ण विराम चिन्ह तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब आपको फिर इस चिन्ह को देखना है। तो ये अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण है साथियों। यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है वही राइट आंसर है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन है, गूदड़ी का लाल होना का अर्थ है शहीद हो जाना, गरीब हो जाना, गरीब किंतु गुणवान और बहुत अधिक बुद्धिमान होना। तो आपने कई बार सुना होगा, गूदड़ी के लाल तूने कर दिया कमाल, मतलब गरीब तो है लेकिन वो बहुत ही गुण रखता है। तो साथियों, गरीब किंतु गुणवान को ही गूदड़ी का लाल कहते हैं। बहुत अधिक बुद्धिमान होना को गूदड़ी का लाल नहीं कहते, गरीब किंतु गुणवान। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो साथियों, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को। आंखों से अंधा और नाम नयन सुख, इसका सही अर्थ बताना है आपको। आंख से अंधा और नाम नयन सुख, अंधे व्यक्ति को आंखें मिल जाना, गुणों के विपरीत नाम, बहुत पाप करके पश्चाताप करना और मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, आंख का अंधा, नाम नयन सुख, इसका अर्थ होता है गुणों के विपरीत नाम। सेकंड विकल्प आपका सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। देखिए, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि आपको बताना है। तो साथियों, आगमन विधि और निगमन विधि तो मुख्य रूप से व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां मानी जाती है, लेकिन मातृभाषा का जो शिक्षण बच्चे को हम कराते हैं छोटे स्तर पर, तो वहां पर क्या होता है, अनुकरण के माध्यम से बालक मातृभाषा को सबसे जल्दी, सबसे सही तरीके से सीखता है। अनुकरण विधि ही मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि मानी जाएगी। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 18, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ और I.K. डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो साथियों। देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन संप्रत्यय के जनक किसके द्वारा दिया गया था? ये संप्रत्यय I.K. डेविस के द्वारा ये संप्रत्यय दिया गया था। फोर्थ विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। अच्छा, बता करके जाइए कि आज का टेस्ट आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जरूर कमेंट करके जाए। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है और इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा शिक्षण विधि की बात की जाए, द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज शिक्षण के लिए प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि नहीं बल्कि अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? अनुवाद विधि का। आपके 19वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन जरूर बता कर जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कल टेस्ट नहीं आ पाया था क्योंकि कल कुछ विशेष काम आ गया था, बाकी मैं रोज डेली एक टेस्ट जरूर लेकर आता हूं। तो आप रोजाना एक टेस्ट को जरूर हल करें साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट का टेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से 20 मिनट अगर आप रोज डेली देते हो तो आपका लिंक भी बना रहेगा और साथ में आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। तो आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पूर्ण, विशिष्ट, ज्ञात को उदाहरण द्वारा
सरल करना। तो पूर्ण सेंस की ओर साथियों, पूर्ण सेंस की ओर को स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तीनों यहाँ पर सूत्र चलते हैं आगमन में, लेकिन जो नियम से उदाहरण की ओर है ये सूत्र आगमन में न चल करके ये सूत्र निगमन विधि में चलता है। तो नियम से उदाहरण की ओर सूत्र आगमन विधि में नहीं आता है। यहाँ पर थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 20 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ साथियों। बताकर जाए टेस्ट आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।